हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम CSIR नेट गेट जेस्ट फॉर बार के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करने वाले हैं भाई। तो चलिए आज इसको देखते हैं आगे क्या क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास जो सिलेबस है वो है लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमारे पास आते हैं हाफ एडर, ओके, हाफ सबट्रैक्टर। इसके अलावा हमारे पास इसमें आते हैं फ्लिप फ्लॉप और काउंटर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आती है वो शुरू होती है हमारे पास गेट्स से। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल एंड तक चलेंगे। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट गेट जेस्ट फॉर बार के एग्जाम्स के अंदर, उन सभी को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आते हैं भाई गेट्स। हमें पता है कि सबसे पहले में बेसिक जो गेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले वाला जो गेट है हमारे पास वो देखिए यहाँ पे नॉट गेट होता है। ठीक है भाई, तो नॉट गेट का आपको पता है, नाम से ही पता है, जो आप इनपुट दोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी वो उसकी बिल्कुल रेसिप्रोकल मिलेगी। तो पहले तो इस नाम से देखो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करने वाले हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से आपको पता है कि सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर डिपेंड करती है, या तो 0 होगा या 1 होगा। हमारे पास इनपुट या आउटपुट जो होगी वो या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, सिर्फ 2 ही डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नॉट गेट की अगर हम बात करें तो नॉट गेट के इनपुट जो भी हम देंगे, ए कुछ भी हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 में से कुछ भी एक होगा। तो जो भी इनपुट हम देंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलेगी वो बिल्कुल उसके अपोजिट मिलेगी, दैट इज नॉट गेट। सेकेंड आता है हमारे पास एंड थ्योरम। एंड थ्योरम मतलब एंड गेट के रिगार्डिंग जो बूलियन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने जो एक्सप्रेशन दिया था उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एंड गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो ये रहेगा, और बूलियन रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा मैथमेटिकली वो इस तरह से रिप्रेजेंट हम देते हैं। तो ए और बी जो रहेंगे वो इनपुट रहेंगे यहाँ पे, और इनके कोरस्पॉन्डिंग जब एंड गेट में हम इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें ए डॉट बी। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद और गेट की अगर बात करें तो और गेट में हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और गेट का। ठीक है, उसके साथ ही देखो भाई ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, इसको सोल्व करने का मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को देखें तो ये ध्यान रख लेना कि अगर हमारे पास इस तरह से गिवन है, y कोई इनपुट है, वो a प्लस बी और a प्लस सी की फॉर्म में दे रखा है, तो आप इसको a प्लस बी इंटू सी की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। ठीक है, याद रख लेना इसको 1 कह लें, इसको 2 और इसको 3 लिख दें। तो 1 प्लस 2 इंटू 3 अगर गिवन है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं भाई। इसका काफ़ी एग्जाम में यूज़ होने वाला है, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में के अंदर और आगे भी आने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके सामने इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के ऊपर डिपेंड है भाई। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो ये क्या है, x प्लस एक्स बार वाई, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको सोल्व करना है, इसका आउटपुट निकालना है। फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालो। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या कहती है, अगर a प्लस बी बार सी आपको गिवन है तो आप इसको b जो a है वो b के साथ भी और a को c के साथ, दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसको। क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बार, और ये बन जाएगा x को दोबारा लिख देंगे तो x प्लस वाई। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ओके, अब x और x बार क्या है, मान लेते हैं x हमारे पास 0 है, तो x बार क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सिर्फ 2 ही डिजिट के ऊपर डिपेंड करती है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर इनपुट 0 देंगे
तो नॉट गेट के अंदर क्या होगा, आउटपुट क्या होता है उसका बार। अगर इनपुट 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो x बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 0 + 1, 0 + 1 क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखें x को हमें 0 ना ले लूँ, x को यहाँ पे 0 ना ले करके मैं ले रहा हूँ x को 1। तो अगर x को 1 लेते हैं तब क्या होगा भाई, x को 1 लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो x बार क्या हो जाएगा 0। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में क्या लिख किया था हमने, x + x बार और x + y। तो पहले वाला जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फिर से 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग x + x बार, यानी कि जो भी टर्म है, मान लो x की जगह a b c कुछ भी हो, उसी का अगर बार लेकर के दोनों को सम करें तो रिजल्टेंट हमारे पास 1 ही आने वाला है। तो ये वाली टर्म 1 × समथिंग वही क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये बन जाएगा x + x बार और x + y दैट इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया और 1 × समथिंग, तो ये हो जाएगा आंसर हमारे पास x + y। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का इस तरह से आप यूज कर सकते हो। यहाँ फाइनल एग्जाम जो होगा आपका उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के बेस्ड गेट में और नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि गेट में हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन पूछ लेता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू a + b बार + c और a बार + b बार + c और ये वाले टर्म्स है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को देखें, तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का यूज करके एक्सप्लेन करना है हमें। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या थी भाई कि a + b और a + c अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं a + bc, मतलब पहली वाली टर्म दोनों की सेम होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में ये पहली वाली जो टर्म है ये, और इनमें इसमें ये पहली वाली टर्म है, ये दोनों की सेम है। तो हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू a बार + b बार है। अगर a बार + b बार को हम x लेके चलते हैं तो हमारे पास जो y है वो y हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू x + c बार, और यहाँ से हो जाएगा x + c। इस वाली टर्म को अभी छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x, और ये x दोनों का कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा c × c बार, ठीक है। तो c × c बार क्या हो जाएगा, या अगर c को 0 लें तो c बार हो जाएगा 1, 0 × 1 ये हो जाएगा 0। अगर इसको 1 लें तो ये हो जाएगा 0, तो 0 × 1 0, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म थी a + b बार और a + b बार, यानी कि ये जो पहली वाली दोनों टर्म्स, इन दोनों की जगह हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया x, और x क्या था हमारे पास ये था a बार + b बार, ये था x, ठीक है भाई, ये बार नहीं है, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसका क्या बन गया, ये y इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ गया x, इन दोनों टर्म्स की जगह पे रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास x, और यहाँ पे क्या है a बार + b + c। क्लियर है। x क्या लिया था हमने, a बार + b बार, तो इसको मैं लिख रहा हूँ a बार + b बार, यहाँ हो जाएगा a बार + b और +c। पहली वाली टर्म दोनों में कॉमन है तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। तो पहली वाली टर्म यहाँ है भाई a बार, ओके। दूसरी वाली टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो +b बार और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे b + c, ओके। अब इसको ओपन करना है, तो इसको जब ओपन करेंगे हम तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, देखना a बार तो यहाँ से आ गया, ठीक है, प्लस b को b बार के साथ करेंगे तो हमारे पास आ गया b × b बार, और प्लस आगे करते हैं b बार को c के साथ, तो रिजल्टेंट आ जाएगा b बार c। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि c + c बार का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, तो कोई भी क्वांटिटी उसी का बार के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा a बार + b बार × c, ये हो जाएगा इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो इस वाली टर्म का मिनिमाइज एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने निकाल दिया बाय यूजिंग किसका,
डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम का यूज करके। ओके ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास SOP एंड POS, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हम मिन टर्म और इनको मैक्स टर्म भी बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ मिन टर्म कितनी होंगी मिनिमाइज एक्सप्रेशन के बाद, कोई भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन है या कैनोनिकल फॉर्म के अंदर है तो उसमें नंबर ऑफ मिन टर्म और नंबर ऑफ मैक्स टर्म कितनी होंगी वो हमारे पास कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ से, ठीक है, यहां देखो सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा, इट इज यूज व्हेन द आउटपुट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट इज हाई। ठीक है, ये कब यूज होगा, जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई भी डिजिटल सर्किट है उसका आउटपुट हाई है तो उस केस में हम SOP सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है यूज व्हेन द आउटपुट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट इज लो। जब डिजिटल सर्किट में लो होगा तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम का यूज करेंगे। अब ये हाई और लो क्या होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास दो ही डिजिट होते हैं या तो 0 होगा या फिर हमारे पास 1 होगा। तो हाई मतलब होगा 1 और लो का मतलब होगा 0। तो अगर 1 होगा आउटपुट तो उस केस में हम सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अगर आउटपुट 0 होगा तो हम वहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम का यूज करेंगे भी। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आउटपुट हाई है, जैसे 1 0 1, तो 1 हाई है 0 लो है और 1 क्या है फिर से हाई है। तो ये कोई भी 3 सीट हैं ABC, मान लो कोई भी मैट्रिक्स थी या कोई भी टेबल थी जैसे A B और C, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट थी ये 1 0 1। तो ये क्या होगा, हाई के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। तो A क्या हो जाएगा हाई, तो A को ले लेंगे A। B क्या हो जाएगा, लो के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लेते, हाई के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं, तो ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा B का बार। ठीक है, और A का क्या हो जाएगा C। तो इसको हम तीनों क्या है प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, पहली टर्म का प्रोडक्ट, फिर दूसरी टर्म जब लिखेंगे तो उसकी सम के रूप में लिखेंगे। ये हम आगे अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी। ठीक है, आगे देखो, ये इसमें जब लिखेंगे तो इसमें कैसे लिखेंगे, सम की फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, सभी के सम का प्रोडक्ट। वो आगे देखेंगे कैसे प्रोडक्ट करेंगे जब एक से ज़्यादा, यहाँ पे तो एक ही टर्म है ये, तो इसके ज़्यादा टर्म होगी तो वहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट का वो इस तरह से दिया जाता है, समीशन ऑफ स्मॉल m मतलब मिन टर्म। ठीक है, मिन टर्म देख लेना आप, मिन टर्म जो टर्म होगी वो बार बार यूज होगी, तो ये मिन टर्म है और यहाँ पे कैपिटल M से दर्शाया गया है तो ये है मैक्स टर्म। इसको बोलते हैं मैक्स टर्म और इसको बोलते हैं हम मिन टर्म। ठीक है, समीशन है सम ऑफ सभी का और ये मैक्स टर्म है प्रोडक्ट ऑफ, पाई है प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी मैक्स टर्म्स। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे सारा। तो ये हो गए यहाँ से। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होना है यहाँ से, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, इस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन है उसको विदाउट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, विदाउट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस किए बगैर जो भी हमारे पास फॉर्म होगी दैट फॉर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या होती है कैनोनिकल फॉर्म। ओके, तो यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन देख लो पहले, फॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ a b c a प्लस b बार c। फंक्शन है हमारे पास क्या, a प्लस b बार c, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। ओके, ये वाला फंक्शन है। राइट इन द टर्म ऑफ कैनोनिकल SOP फॉर्म, पहले तो SOP फॉर्म के अंदर लिखना है पहली बात तो। दूसरा टर्म आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ मिन टर्म,
नंबर ऑफ मिन टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैक्स टर्म, नंबर ऑफ मैक्स टर्म बतानी है। और राइट द टर्म ऑफ कैनोनिकल POS, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों की फॉर्म में यहाँ पे हमें इनको लिखना है भी, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, राइट द टर्म ऑफ कैनोनिकल SOP, मिन टर्म, मैक्स टर्म और कैनोनिकल POS, ठीक है। सोल्व करते हैं। तो ये थोड़ी सी जगह ले ली है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले उसको देख लेते हैं क्या है। हमारे पास है A प्लस B बार C, F ऑफ ABC है A प्लस B बार C। तो ये है हमारे पास F ऑफ A, B और C, तीन का फंक्शन है A प्लस B बार C, ये टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो तीन सीट है तो हमारे पास क्या बन जाएगी टेबल, A, B, C और इनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये 8 टर्म्स हमारे पास बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो A हमारे पास गिवन है तो A कितना हो जाएगा 1, B बार गिवन है मतलब 0 और C कितना हो जाएगा 1। तो वो वाली टर्म्स लेनी है पहले तो जिनमें A1 है, तो A1 इन सभी टर्म्स के अंदर है भाई, ठीक है। तो 4 टर्म तो ये हो गए हमारे पास। फिर B बार 0, B0 और C1, तो B0 C1 कितने टर्म में है, इसमें है और बाकी इनमें आ गई, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट 1 मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये 5 टर्म हमारे पास आ गई है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट 1 मिलेगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं SOP फॉर्म में। तो कैनोनिकल SOP अगर फॉर्म लिखें, इसकी SOP फॉर्म जो होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग मिन टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A बार B बार C, 0 0 है। तो SOP में आउटपुट काम किसके कोरस्पॉन्डिंग देता है, जहां पे हमारे पास आउटपुट क्या हो, हाई हो, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग देता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो इनपुट रहेगा वो रहेगा A बार B बार C प्लस इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग देखें तो A B बार C बार, ठीक है। तीसरी टर्म जो होती है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी, वो आ जाएगी A B बार और C, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा A B C बार और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो आ जाएगी A B और C, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कैनोनिकल SOP फॉर्म। अब दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था फाइंड द नंबर ऑफ मिन टर्म। तो नंबर ऑफ मिन टर्म हमने बताया था कि SOP फॉर्म के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो मिन टर्म्स होती हैं। तो कितनी मिन टर्म्स है हमारे पास, 1 2, ठीक है, ये तीसरी हो गई, ये चौथा हो गया और ये हमारे पास 5वीं टर्म होगी। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मिन टर्म कितनी है हमारे पास, 5 हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था फाइंड द नंबर ऑफ मैक्स टर्म। तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी हैं हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर वो सभी होती है सम ऑफ मिन टर्म प्लस सम ऑफ मैक्स टर्म। तो नंबर ऑफ मिन टर्म्स हमें पता चल गया, तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म जो होगा हमारे पास, क्या हो गया इसको, नंबर ऑफ मैक्स टर्म बतानी है हमें। तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म जो होती है वो क्या होती है भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं नंबर ऑफ मैक्स टर्म प्लस नंबर ऑफ मिन टर्म के बराबर। अब हमने यहाँ देखा था कि अगर 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो टोटल नंबर, अगर 3 वेरिएबल हैं A B C, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे पास 2 raised to power n, मतलब 2 raised to power 3 दैट इज इक्वल टू 8।
तो पहले पार्ट के अंदर हमने बता दिया कि 5 क्या हो जाएंगी, मिन टर्म हो जाएंगी। तो 5 मिन टर्म्स है तो मैक्स टर्म कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ 8 है, मिन टर्म होगी 5, तो मैक्स टर्म कितनी हो जाएंगी, 3 क्या हो जाएंगी इसकी मैक्स टर्म्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये हो गई नंबर ऑफ मैक्स टर्म। अगला पूछ रहा है कि कैनोनिकल POS फॉर्म, तो POS फॉर्म हमें बतानी है। तो हमने जो SOP फॉर्म निकाली थी उसके अपोजिट जो भी टर्म बच गई वो सारी की सारी POS में आ जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से क्या था हमारे पास, A, B और C इनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट था। ठीक है, फंक्शन था A प्लस B बार C f ऑफ A भी था A प्लस B बार C। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म हमें यहाँ से बतानी है। तो क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये 3 टर्म्स बनेगी। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिलेगा, जहाँ पे A 1 है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 मिलेगा। B बार C यानी कि 0 1 0 का इनके कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिलेगा। तो यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे बच गया 0। तो 3 टर्म्स, ये 5 टर्म्स तो जो थी हमारे पास, ये पाँचों की पाँचों टर्म्स तो हमारे पास क्या थी, मैक्स टर्म में आ गई थी। ठीक है ना, अब बच गई ये 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स किस में आएंगे, मिन टर्म कहीं जाएंगे। तो मिन टर्म को कैसे लिखते हैं, मिन टर्म 0 के आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें देता है। तो मिन टर्म्स जो होंगी वो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो देगा हाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A प्लस B प्लस C बार, ये तो हो गया पहला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा नीचे वाला लिखता हूँ मैं A B बार C बार, तो इसको लिखेंगे A प्लस B बार प्लस C बार। ठीक है, तीसरी जो टर्म आएगी वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, वो आ जाएगी, ये आ जाएगा A प्लस B और प्लस C। तो सभी सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट, पहले तो सम किया सभी का और फिर उनको आपस में प्रोडक्ट कर दिया। तो ये हो गया मिन टर्म क्या होती है, SOP फॉर्म। ठीक है, तो SOP फॉर्म हमारे पास ये होगी। नंबर ऑफ SOP हो जाएगा, नंबर ऑफ मैक्स टर्म अगर बात करें तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म 3 थी, तो SOP ये हो जाएगी, SOP की कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास ये हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन ABCDE A प्लस D बार E। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A प्लस D बार E है भाई, A प्लस D बार E, और कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, ABCDE। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास मिन टर्म्स प्लस मैक्स टर्म जो बनेगी वो बनेगी 2 रेज़ टू पावर 5। अब 2 रेज़ टू पावर 5 कितना हो जाएगा यहाँ से, 32। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेंगी वो बनेंगी हमारे पास 32, सब मिला करके मैक्स टर्म प्लस मिन टर्म्स। अब हमें यह बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्स टर्म एंड नंबर ऑफ मिन टर्म्स बतानी है। तो मैक्स टर्म कितनी होंगी और मिन टर्म कितनी होंगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इनकी जब टेबल बनाएंगे A B C D और E, ये सभी की जो टेबल बनेगी उसके अंदर जब हम, आप देखोगे इसको बना के देखना, तो Y जो आउटपुट देगा हमारे पास वो Y आउटपुट देगा A प्लस D बार E के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, A 1 होना चाहिए, D और E मतलब 0 और 1 होने चाहिए। तो जहाँ पे A 1 होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स जिनमें A 1 होगा आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग, वो सारी की सारी टर्म्स आएंगी कितनी हमारे पास, 16। जब आप इसकी टेबल बनाएंगे ट्रूथ टेबल, तो उसके अंदर ऐसी टर्म्स जिनमें A इज इक्वल टू 1 हो गई, ऐसी 16 टर्म्स आएंगी भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास D बार E 0 1,
तो डी बार ई 0 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। तो ऐसी ऐसी आप टेबल देखोगे तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, 8 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जिसके अंदर क्या होगा, डी बार ई होगा भाई। ठीक है, क्या होगा, डी बार ई 0 1 होगा। लेकिन इन 8 टर्म्स में से 4 टर्म्स ऐसी है जिनमें a इज इक्वल टू 1 होगा, समझ रहे हो। तो वो 4 टर्म्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, -4। तो टोटल इनके अलावा वो 4 तो इन्हीं 16 में आ गई, इन 16 के अलावा जो और टर्म्स बचती हैं जिसमें डी ई 0 1 है, वो टर्म्स हो जाएंगी 4। तो टोटल जो टर्म्स होंगी हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस डी बार ई के लिए SOP की, वो हो जाएंगी कितनी, 16 + 4 20 टर्म्स ऐसी होंगी जो इसके मिन टर्म यानी कि SOP सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मिन टर्म तो होगी हमारे पास 20। अब हमें बताना है मैक्स टर्म कितनी होंगी। तो मैक्स टर्म कितनी हो जाएंगी, 20। टोटल हमारे पास 32 है, और टोटल जो टर्म्स होती हैं वो मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म का सम होती है। तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 32 - 20 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो 20 और 12, ये वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक गेट यूजिंग स्विच सर्किट। ये आप 12th स्टैंडर्ड में देख भी चुके हो, तो चलो इसको एक जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्विच इन सीरीज विद आउटपुट। तो यहाँ पे देखो, पहला जो स्विच बन जाएगा वो सीरीज में आउटपुट दे दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया हमने। ठीक है, ये स्विच हो जाएगा और यहाँ इसके कोरिस्पोंडिंग आउटपुट मिल जाएगा। तो इस स्विच को देखो, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट देगा जब इनपुट 0 हो, मतलब स्विच क्या हो, ऑफ, तो आउटपुट होगा, सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं आएगा। तो जब इनपुट 0 तो आउटपुट 0। जब इनपुट इसको स्विच को क्लोज कर देंगे तो इनपुट हमारे पास हो गया 1, उस केस में आउटपुट भी हमारे पास है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, तो वो क्या होता है, बफर गेट। किसका काम करता है ये, बफर गेट का काम करता है। बफर गेट को ही हम वोल्टेज फॉलोवर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसा इनपुट जैसा आउटपुट वैसा का वैसा, तो उसको हम बोलेंगे बफर गेट या वोल्टेज फॉलोवर भी कहते हैं। दूसरा आता है स्विच इन पैरेलल। तो स्विच को जब पैरेलल में लेंगे तो पैरेलल में देखो क्या होगा, जब इसको हम ऑन कर देंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ चला जाएगा, इसके कोरिस्पोंडिंग आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। पहले ये ऑफ है तो आउटपुट में मिलेगा 1, जब इसको ऑन किया तो आउटपुट में मिलेगा 0। तो 0 का बन गया 1 और 1 का बन गया 0, तो यानी कि जैसा इनपुट उसका बिल्कुल अपोजिट आउटपुट। तो ये किसका काम करेगा, नॉट गेट का काम करेगा। और नॉट गेट का यूज जो होता है वो ऑलवेज डिले क्रिएट करने के लिए नॉट गेट का यूज किया जाता है अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। टू स्विच इन सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास टू सीरीज इन सीरीज विद आउटपुट। दो सीरीज हैं, दो स्विच हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, और ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम आउटपुट यहाँ पे लेने वाले हैं भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो पहला 0 0 का मतलब दोनों ही स्विच ऑफ है, दोनों के। तो ये भी यहाँ से भी करंट नहीं जा रहा, यहाँ से भी करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक को स्विच को बंद कर दें, दूसरे को खुला रखें तो भी करंट पूरा सर्किट बनेगा नहीं, तो आउटपुट 0। दूसरे को कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। जब हम दोनों ही स्विच को ऑफ कर दें, बंद कर देंगे, यानी कि यहाँ पे स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएंगे, तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आउटपुट में हमारे पास करंट यहाँ पे मिलेगा। तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखो 0 0 पे तो 0 दे रहा है, 0 1 पे 1 दे रहा है, 1 0 पे 0 दे रहा है, और 1 1 पे जब दोनों ही इनपुट 1 है तभी हमारे पास आउटपुट मिल रहे हैं, अदरवाइज 0। तो ये जो ट्रूथ टेबल होती है वो किसकी होती है, हमारे पास एंड गेट की ट्रूथ टेबल होती है भाई। और एंड गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली वो हम लिखते हैं A.B से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, तो ये एंड गेट हो गया। जब स्विच को पैरेलल में सीरीज में लगा करके पैरेलल में लगा देंगे तो देखो पहले वाला स्विच ऑन करेंगे तब भी सर्किट पूरा, दूसरे वाला ऑन करेंगे तब भी पूरा, और दोनों को ऑन कर देंगे तब भी पूरा। दोनों को खुला रखेंगे तब हमारे पास आउटपुट 0 रहेगा। तो दोनों 0 हैं तब तो 0, अदरवाइज अगर एक को भी 1 करते हैं
तो आउटपुट हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये जो स्विच सर्किट रहेगा ये किसका रहेगा, और गेट का सर्किट रहेगा, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास ये रहेगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया और गेट का एक्सप्रेशन। ये है हमारे पास और गेट आ जाएगा, और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल गेट्स, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है यूनिवर्सल गेट्स। इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड गेट्स भी बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स को हम। ठीक है, उसके बाद होता है एनी डिजिटल सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग दीज गेट्स। इन गेट्स को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वे गेट्स हैं जिनका यूज करके हम जो अदर बचे हुए गेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट नाम से पता चल रहा है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंड प्लस नोट। एंड गेट को नोट गेट के साथ जोड़ दें तो हमारे पास बन जाएगा नैंड गेट। ओके, तो ये एंड गेट का एक्सप्रेशन था, इस डॉट को हटा दे दो और एंड गेट के साथ डॉट लगा दे तो ये बन गया नैंड गेट। नैंड गेट का एंड गेट का एक्सप्रेशन था a डॉट b। इसके ऊपर अगर बार लगा दें यानी कि इसका रिवर्स ले लें तो वो बन गया a डॉट b का बार। तो ये बन गया हमारे पास क्या, नैंड गेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा नैंड गेट। इसका ट्रूथ टेबल अगर निकालें तो देखो एंड गेट कहाँ पे आउटपुट दे रहा था, सिर्फ 1 1 पे 1 दे रहा था, बाकी सभी पे 0 दे रहा था। तो उसका बार कर देंगे तो ये बाकी सभी पे 1 देगा, 1 1 के ऊपर क्या दे देगा, 0 दे देगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। ओके, अगली बात आती है नॉर गेट। नॉर गेट भी देखो 2 वर्ड से मिलकर बना है, और गेट प्लस नॉट गेट। तो इन दोनों को मिलकर बना दिया हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट और गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन जो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो ये हो जाएगा। इसके साथ नोट लगा दिया तो नोट ये और नॉर गेट बन जाएगा। और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। और गेट आउटपुट दे रहा था, अगर एक भी 1 था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 दे रहा था, और 0 0 पे 0 दे रहा था। इसका बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करेगा ये, 0 0 पे तो 1 दे देगा, बाकी सभी के ऊपर हमारे पास 0 हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, नॉर गेट के लिए। नॉर गेट के लिए बात याद रख लेना, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। तो ये तो हो जाएगा नॉर गेट के लिए। नैंड गेट के लिए इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। तो ये दोनों लाइनें हैं, आप यहाँ पे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, तो ये दोनों लाइनें याद रख लेना भाई। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थमेटिकल गेट। अर्थमेटिकल गेट्स में उनका यूज करके आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव और गेट। तो एक्सक्लूसिव और गेट किससे बनेगा, इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, लॉजिकल सिंबल, वो ये हो जाएगा। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू a XOR b। इस सिंबल को बोलते हैं a XOR b। इसका जो अगर ओपन करें तो इसको लिखा जाएगा y इज इक्वल